पतन के लिए उत्तरदायी कारक। इससे पूर्व की वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात मौर्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख उपलब्धियां, का साम्राज्य विस्तार और मूल्यांकन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके अलावा मौर्य प्रशासनिक विशेषताओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह मौर्य साम्राज्य के पतन के कारक है। तो जैसा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद राजा घनानंद की हत्या कर नंद वंश का नाश किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य अर्थात कौटिल्य और विष्णुगुप्त के सहयोग से चंद्रगुप्त ने अंतिम नंद राजा घनानंद को पराजित कर उसकी हत्या कर मगध के सिंहासन पर अधिकार किया था। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के मित्र भी थे, उनके गुरु भी थे और उनके प्रधानमंत्री भी रहे। तो इस प्रकार चाणक्य के सहयोग से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 321-22 ईसा पूर्व के आसपास की थी। कौटिल्य जिसने कि अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी, इस अर्थशास्त्र ग्रंथ के अंतर्गत मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, राज व्यवस्था, तत्कालीन समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मौर्य साम्राज्य की सीमाओं का काफी विस्तार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर अधिकार किया, मगध पर एकाधिकार किया, पश्चिम भारत और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की और यूनानी शासक सेल्यूकस से भी संघर्ष किया था। और इस संघर्ष के दौरान उसने मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को काफी विस्तारित किया था। अपने जीवन के अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु की भांति तप और उपवास करके अपनी देहलीला त्याग दी थी। और इस प्रकार मृत्यु से पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात बिंदुसार मगध के सिंहासन पर बैठे और उन्होंने मगध साम्राज्य की सीमाओं को विस्तारित कर दिया। बिंदुसार के पश्चात मगध के सिंहासन पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा जिसका इतिहास में काफी नाम रहा, अर्थात अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की भी तरह अशोक का भी इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अशोक के समय में मगध साम्राज्य की सीमाएं काफी विस्तारित हुई। अशोक के जीवन का अंतिम जो युद्ध रहा वह कलिंगा का युद्ध था। इस कलिंगा के युद्ध में भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय पिघल गया था और वह हिंसा से अहिंसा का पुजारी बन गया था। कलिंगा युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और जनता की नैतिक बौद्धिक उन्नति के लिए उसने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया था। इस प्रकार अशोक जब तक जीवित रहा तब तक मौर्य साम्राज्य बाहरी आक्रमण और शत्रुओं से सुरक्षित रहा था। किंतु 232 ईसा पूर्व के आसपास जैसे कि अशोक की मृत्यु हो जाती है, तो अशोक की मृत्यु के 50 वर्षों के भीतर ही मौर्य साम्राज्य नष्ट भ्रष्ट होकर बिखर जाता है और अशोक के जो अयोग्य उत्तराधिकारी जो अशोक की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठे वह अयोग्य थे, दुर्बल थे और विलासी थे। अतः शासन व्यवस्था इनसे ठीक से संभल नहीं पाई। इसके कारण बाहरी और विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो गए और मौर्य साम्राज्य नष्ट भ्रष्ट होकर बिखर गया। तो अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं निकला जो मौर्य साम्राज्य को नष्ट होने से बचा पाता। तो वैसे देखा जाए तो यह इतिहास की विडंबना ही है कि
मौर्य सम्राट अशोक और मुगल सम्राट औरंगजेब दोनों को ही अपनी धार्मिक नीतियों के कारण अपने पूर्वजों के साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। लेकिन जहां अशोक की धार्मिक नीति सहिष्णुतापूर्ण थी, प्रशंसनीय रही, और दूसरी ओर औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी असहिष्णुतापूर्ण थी, क्योंकि औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, अतः उसकी जो धार्मिक नीति थी वो दोषपूर्ण रही थी। फिर भी दोनों ही शासकों के साम्राज्य का जो पतन है उनकी धार्मिक नीतियों के कारण ही हुआ था। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का जो पतन है 184 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। पुष्यमित्र शुंग जो कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत सेनापति के पद पर नियुक्त थे, इन्होंने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश का अंत कर 184 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य जिसकी स्थापना चंद्र मौर्य के द्वारा की गई थी, उसका अंत पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व के आसपास कर दिया जाता है और मौर्य वंश का अंत कर शुंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व के आसपास हो जाती है। तो मौर्य साम्राज्य का पतन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी और न ही इसके पतन के लिए कोई विशेष कारण को उत्तरदायी माना जाता है, बल्कि अनेक कारणों के सामूहिक परिणाम से ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कई महत्वपूर्ण कारक उत्तरदायी रहे। हम किसी एक ही कारक को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। सबसे प्रथम है ब्राह्मणों की घृणा और शत्रुता। ब्राह्मणों की घृणा और शत्रुता। दूसरा कारण था अशोक की शांति की नीति। तीसरा कारण रहा अत्याचारी शासक। नेक्स्ट है केंद्रीय शासन की दुर्बलता। इसके अलावा राजकोष का खाली हो जाना, करों की अधिकता, राष्ट्रीय एकता का अभाव, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, गुप्तचर विभाग का कमजोर पड़ना, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। इसके अलावा अयोग्य उत्तराधिकारी अशोक के, जैसे कि कुणाल, संप्रति, दशरथ, शालीशुक, देव वर्मन, शतधनुष और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ, इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व के आसपास कर दी जाती है और मौर्य वंश का अंत कर शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है। तो लास्ट है जो इसका कारण था वो था विदेशी आक्रमण तथा यूनानियों का आक्रमण। ये अशोक के साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराए जाते हैं। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह है इस मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक कहाँ तक उत्तरदायी रहा था। इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग है ब्राह्मणों की घृणा एवं शत्रुता। तो पंडित हरिप्रसाद शास्त्री का कहना है कि अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है। उनका तर्क था कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर उस समय यज्ञों पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था और धर्म विभाग की स्थापना कर उसने धर्म महापात्रों की नियुक्ति प्रदान की थी। इसके कारण सदियों से चली आ रही ब्राह्मणों की जो प्रतिष्ठा थी वो उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। तो धर्म महापात्रों की नियुक्ति से समाज के अंदर सभी वर्गों को अब समान समझा जाने लगा, लेकिन इससे ब्राह्मणों की समाज में जो विशिष्ट स्थिति चली आ रही थी
वह अब समाप्त हो गई थी। अतः जो ब्राह्मण वर्ग था वह अशोक का शत्रु बन गया था और ये जो ब्राह्मण थे वो फिर शत्रुओं से जा मिले थे। और मौर्य वंश का अंत भी एक ब्राह्मण के द्वारा ही हुआ था, अर्थात पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण थे जिन्होंने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य वंश का अंत किया था और शुंग वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार अशोक की जो ब्राह्मण विरोधी नीति थी वो इतिहास में मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराई गई है, क्योंकि अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात धर्म महापात्रों की नियुक्ति से समाज में सब वर्गों को एक समान माना जाने लगा था, जिससे ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा गिर गई थी। अतः ब्राह्मण वर्ग अशोक का शत्रु बन गया था और ये ब्राह्मण वर्ग के जो लोग थे वो अशोक के शत्रुओं से जा मिलते थे। दूसरा कारण है अशोक की शांति की नीति। अशोक की शांति की नीति इस प्रकार अशोक ने कलिंगा का इतिहास प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था। कलिंगा का युद्ध अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि कलिंगा युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय पिघल गया था और वह हिंसा से अहिंसा का पुजारी बन गया। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और जनता की नैतिक भौतिक उन्नति के लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। कलिंगा युद्ध के बाद अशोक ने अस्त्र शस्त्र और सेना त्याग दी थी, जबकि अस्त्र शस्त्र सेना युद्धों में निकलती है और शांति काल में इनमें जंग लग जाता है। इसी प्रकार अशोक ने अखेट खेलना, पशु बलि आदि सब बंद करवा दिए थे और उदारता व सहिष्णुता उसके शासन के प्रमुख आधार बन गए थे। अतः अशोक की शांति की नीति से सैनिकों का उत्साह काफी कम हुआ और जो सैन्य वर्ग था वह कमजोर और आलसी बन गया था और समय आने पर यह सैनिक बाहरी आक्रमण का सामना कर नहीं पाए और मौर्य साम्राज्य नष्ट भ्रष्ट होने लगा। नेक्स्ट है अत्याचारी शासक। 3 नंबर है अत्याचारी शासक। तो कुछ मौर्य सम्राट अपनी प्रजा पर अत्याचार भी करते थे। शालीशुक नामक एक सम्राट जो कि अशोक का उत्तराधिकारी था, ये काफी अत्याचारी था। उसने अपने 1 वर्ष के शासनकाल के दौरान प्रजा पर उसने भारी अत्याचार किए थे। तो ऐसे कार्यों के कारण जो मौर्य शासक थे वो प्रजा में दिन प्रतिदिन अलोकप्रिय होते जा रहे थे। अतः मौर्य साम्राज्य का पतन निश्चित था। नेक्स्ट है केंद्रीय शासन की दुर्बलता। केंद्रीय शासन की दुर्बलता। तो अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके दुर्बल उत्तराधिकारी जैसे कुणाल, संप्रति दशरथ, शालीशुक, देववर्मन, शतधनुष और बृहद्रथ के समय में केंद्रीय सरकार काफी कमजोर पड़ गई थी और केंद्रीय सरकार की कमजोरी का लाभ उठाकर अनेक प्रांतपतियों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अतः मौर्य साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया प्रारंभ होने लगी। नेक्स्ट है राजकोष का खाली होना। राजकोष का खाली होना। तो अशोक ने कलिंगा युद्ध के पश्चात जैसे कि बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और जनता की नैतिक और भौतिक उन्नति में अशोक ने राज्य के सभी साधन लगा दिए थे। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात बौद्ध संघों को काफी दान दिया था। कलिंगा युद्ध के पश्चात उसने जनता की भलाई में शिलालेखों और स्तंभों के निर्माण में काफी मात्रा में धन को खर्च किया। तो इस प्रकार धीरे धीरे राजकोष अब खाली होता जा रहा था। अतः धन के अभाव में जो प्रशासन तंत्र था वह कमजोर पड़ने लगा
और मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। नेक्स्ट है करों की अधिकता। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना के लिए एक विशाल सेना का गठन कर रखा था, जिसे राज्य की ओर से नगद वेतन देना पड़ता था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य को अनेक महत्वपूर्ण युद्ध भी लड़ने पड़े थे। अतः अपने खर्चों की पूर्ति के लिए प्रजा पर कर उस समय लगाए जाते थे। तो इन भारी करों के कारण भी जनता में आक्रोश फैल चुका था। अतः समय आने पर जनता का आक्रोश फूटा और प्रजा ने भी युद्धों के अवसर पर मौर्य शासकों का सहयोग नहीं किया। इस कारण मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता का अभाव। राष्ट्रीय एकता का अभाव। तो डॉक्टर रोमिला थापड़ लिखती हैं कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता का उस समय अभाव रहा था। अतः इसका पतन होना निश्चित था, क्योंकि उस समय संपूर्ण समाज में एक समान रीति रिवाज और एक सी भाषा और परंपरा का अभाव था। अतः इस स्थिति में मौर्य साम्राज्य का पतन होना अनिवार्य था। नेक्स्ट है प्रांतीय शासकों के अत्याचार। प्रांतीय शासकों के अत्याचार। तो प्रांतीय शासकों के अत्याचार के कारण भी जनता में उस समय आक्रोश फैला हुआ था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में वहां के प्रांतपति शासक के कठोर शासन के विरुद्ध जनता ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। इस विद्रोह को दबाने में बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। तो इस प्रकार प्रांतीय शासकों के अत्याचार के कारण जनता में दिन प्रतिदिन आक्रोश की भावना बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। नेक्स्ट है गुप्तचर विभाग का कमजोर पड़ना या गुप्तचर विभाग का कमजोर होना। तो सैनिक शक्ति के निर्बल हो जाने के साथ साथ साम्राज्य का गुप्तचर विभाग भी इस समय काफी कमजोर पड़ गया था, क्योंकि कलिंगा युद्ध के पश्चात अशोक ने अस्त्र शस्त्र सेना त्याग दी थी और गुप्तचर व्यवस्था अशोक के समय में काफी कमजोर हो गई थी। जबकि इतने विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए और प्रांतों के विद्रोह का पता लगाने के लिए एक मजबूत गुप्तचर विभाग का होना अत्यंत आवश्यक था। लेकिन अशोक ने गुप्तचर विभाग की ओर ध्यान नहीं दिया। अतः गुप्तचर प्रणाली कमजोर होने के कारण साम्राज्य जो था पतन की ओर अग्रसर हुआ और भारी विदेशी आक्रमण प्रारंभ होने लगे। नेक्स्ट है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। तो इस प्रकार मौर्यों की शासन व्यवस्था में भी कुछ कमियां रही, जो उनके साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। इस शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह थी कि प्रमुख अधिकारियों की जो निष्ठा थी वह राज्य के प्रति नहीं थी, बल्कि केवल सम्राट के प्रति होती थी। अधिकारियों व कर्मचारियों का जो चुनाव था वह भी रंग, जाति और भाषा के आधार पर किया जाता था। इस कारण दरबार में गुटबंदी को प्रोत्साहन मिलता था और इन सब कारणों से मौर्य साम्राज्य में चारों ओर अशांति और अव्यवस्था फैल जाती थी, जिसका परिणाम मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट है अयोग्य उत्तराधिकारी। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी उत्तरदायी रहे थे, क्योंकि जब तक अशोक जीवित रहा तब तक मौर्य साम्राज्य चारों ओर से सुरक्षित था। लेकिन अशोक की मृत्यु जैसा कि 232 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी,
इसकी मृत्यु के साथ ही 50 वर्षों के अंदर अंदर मौर्य साम्राज्य नष्ट भ्रष्ट होकर बिखर गया था, क्योंकि अशोक का जो उत्तराधिकारी था कोई भी योग्य नहीं निकला, क्योंकि मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था को सही ढंग से संभाल पाता और बाहरी आक्रमणकारियों का सामना कर पाता। अतः अशोक के अयोग्य और दुर्बल उत्तराधिकारी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए काफी हद तक उत्तरदायी रहे थे। नेक्स्ट है अंतिम विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण तो कुछ विद्वानों का यह मानना है कि विदेशी आक्रमण अगर न भी होता तो भी उपयुक्त कारणों से जर्जरित मौर्य साम्राज्य स्वतः ही नष्ट हो जाता। विदेशी आक्रमण ने तो इस कार्य को थोड़ा समय से पहले ही प्रारंभ कर दिया था। तो मौर्य शासनकाल में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण यूनानियों का हुआ। यह आक्रमण 206 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। इससे पश्चिमोत्तर भारत से मौर्य साम्राज्य का प्रभाव बिल्कुल ही नष्ट हो गया और अंत में 183 ईसा पूर्व के आसपास पुष्यमित्र शुंग, जो कि एक ब्राह्मण थे, इन्होंने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की दुर्बलता का लाभ उठाकर उसकी हत्या कर दी और मौर्य वंश का अंत कर शुंग वंश की स्थापना कर दी गई थी। तो इस प्रकार 321-22 ईसा पूर्व जिस मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, उसका अंत 183 ईसा पूर्व के आसपास पुष्यमित्र शुंग, जो कि एक ब्राह्मण थे, उनके द्वारा कर दी जाती है और मौर्य वंश का नाश कर शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। और इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग मगध के सिंहासन पर बैठते हैं। तो मौर्य शासकों के समय राजधानी पाटलिपुत्र ही रही थी। तो अब हम आइए देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक कहाँ तक उत्तरदायी था। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक कहाँ तक उत्तरदायी था। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक को उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो इतिहास में विद्वानों में इस बारे में काफी मतभेद देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ विद्वान अशोक को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं, तो कुछ विद्वान अशोक को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराते, बल्कि अशोक के अयोग्य और दुर्बल उत्तराधिकारियों के शासन के परिणाम स्वरूप ही मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ था। तो अशोक ने मगध की साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए कलिंगा राज्य पर आक्रमण किया था और वहां के शासक नंदराज को युद्ध में पराजित कर दिया था। लेकिन इस युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखकर उसका हृदय पिघल गया था। अशोक ने अस्त्र शस्त्र सेना त्याग दी थी और अब वह हिंसा से अहिंसा का पुजारी बन गया था और अशोक ने साम्राज्य के समस्त जो साधन थे जनता की नैतिक और भौतिक उन्नति में लगा दिए थे और बौद्ध धर्म ग्रहण कर वो स्वयं अहिंसा का पुजारी बन गया था। जिसके कारण पड़ोसी देशों पर मौर्य साम्राज्य की शक्ति का जो प्रभाव था कम होने लगा था। अतः जब तक अशोक जीवित रहा तब तक इन राज्यों ने कोई आक्रमणकारी नीति नहीं अपनाई थी, किंतु अशोक की मृत्यु के बाद विदेशी आक्रमण जैसा कि प्रारंभ हो गए और सीमांत प्रदेशों ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। तो इसी श्रृंखला में डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी ने बताया कि अशोक को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उन्होंने उत्तरदायी ठहराते हुए लिखा था कि अशोक ने कलिंगा युद्ध के पश्चात जैसे कि शांति की नीति अपनाई थी, तो यह कार्य उसके साम्राज्य के लिए हितकर साबित नहीं हुआ, जिसके लिए बिंबिसार से लेकर बिंदुसार तक सभी योग्य शासकों ने मगध की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया था और अशोक ने अस्त्र शस्त्र सेना त्याग दी थी, जो कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए
घातक सिद्ध हुआ। इसी प्रकार डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने भी अशोक की शांति की नीति की कटु आलोचना इन्होंने भी की है। उनका तर्क है कि अशोक अगर शांति की नीति नहीं भी अपनाता तो भी मौर्य साम्राज्य नष्ट हो ही जाता। इसके अलावा विंसेंट स्मिथ ने लिखा है कि अशोक जैसा कि योग्य था उसके समय में मौर्य साम्राज्य सुरक्षित रहा था, लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात यह जो साम्राज्य था 50 वर्षों के अंदर ही बिखर गया था, जबकि अशोक ने इसको अपने नियंत्रण में रखा था। इसके अलावा रोगिला थापड़ का कहना है कि अशोक की शांति की नीति अव्यावहारिक नहीं थी और उसके बाद कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है कि उसने सेना में कोई कमी कर दी हो या फिर उसकी सेना कमजोर पड़ गई हो। अशोक ने कलिंगा युद्ध के पश्चात भी प्रशासन में अनुशासन बनाए रखा था और मृत्युदंड प्रथा भी समाप्त नहीं की गई थी। तो अशोक ने शांति और युद्ध नीति का त्याग जैसे किया था वो उसने आदर्श रूप में ही इसको प्रस्तुत किया, लेकिन साथ में प्रशासन, सुरक्षा और सैनिक कुशलता को कि कहीं भी अशोक ने उपेक्षा नहीं की थी। इसी प्रकार डॉक्टर रमेश चंद्र और डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी अशोक की शांति की नीति की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य अपनी दुर्बलताओं के कारण ही नष्ट हुआ था, न कि इसके लिए अशोक उत्तरदायी था, बल्कि अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी ही मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी रहे थे, क्योंकि अयोग्य जो शासक थे वो मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को बचा नहीं पाए और उसको व्यवस्थित रूप नहीं दे सके थे। अतः इन दुर्बल उत्तराधिकारियों के समय में जो साम्राज्य था सुरक्षित नहीं रह गया था। अतः भारी और विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो गए थे, जिससे मौर्य साम्राज्य नष्ट हुआ था। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए केवल अशोक की उत्तरदायिता ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक के उत्तराधिकारी जो कि अयोग्य थे, दुर्बल थे, कमजोर थे, विलासी थे, तो ये उत्तराधिकारी जो थे अयोग्य, उन्हें मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से शासन व्यवस्था संभल नहीं पाई थी और मौर्य प्रशासन कमजोर पड़ गया था। अतः इनके उपयुक्त कार्यों के परिणाम स्वरूप ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था, न कि केवल अशोक ही इसके लिए उत्तरदायी रहे थे। तो इस प्रकार मौर्य वंश का अंत कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की और मगध के सिंहासन पर 183 ईसा पूर्व के आसपास अपना एकाधिकार स्थापित किया। तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण यही समाप्त होता है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।